हमारे एक श्रोता ने इस बार हमें कुछ काफी भारी भरकम सरकारी दस्तावेज भेजे हैं हाँ, वाकई। और हमारा मिशन है इनमें छिपे ज्ञान को बाहर निकालना। आज हम पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यानी PMRDA के विकास नियमों की दुनिया में उतर रहे हैं। हमारे सामने है 2018 का एक दस्तावेज, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण के लिए विकास नियंत्रण और प्रोत्साहन विनियम DCPR 2018। अब ये नाम सुनकर ही थोड़ा डर लग सकता है, लेकिन हमारा इरादा बिल्कुल साफ है। हम सिर्फ इसके भाग 1 प्रशासन वाले हिस्से पर ही फोकस करेंगे। तो चलिए इस जटिल सरकारी डॉक्यूमेंट को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं और देखते हैं कि पुणे क्षेत्र में एक कील ठोकने से लेकर एक पूरी इमारत खड़ी करने तक के पीछे का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा है वो आखिर काम कैसे करता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ 2018 के एक दस्तावेज की कहानी नहीं है। अच्छा। ये कहानी है एक व्यवस्था बनाने की। हम देखेंगे कि कैसे ये नियम बने और फिर सिर्फ 2 साल में ही एक बड़े राज्यव्यापी सिस्टम का हिस्सा बन गए। ये पुणे के विकास की एक प्रशासनिक यात्रा है। बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। ये जो 2018 के नियम हैं, ये अचानक आसमान से तो नहीं टपके होंगे? इन्हें बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या बैकग्राउंड था इसका? तो इसकी जड़ें हैं महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर नियोजन अधिनियम 1966 में। ये पूरे राज्य में प्लानिंग का एक तरह से आधार है। अब हुआ ये कि 2015 में महाराष्ट्र सरकार ने पुणे और उसके आसपास के एक बहुत बड़े इलाके को मिलाकर पुणे महानगर क्षेत्र घोषित कर दिया और इसकी प्लानिंग के लिए PMRDA का गठन किया। इससे पहले तक क्या था कि इस इलाके में अलग अलग नगर पालिकाओं और परिषदों के अपने अपने नियम चलते थे। मतलब एक ही बड़े शहरी इलाके में कहीं कोई नियम चल रहा है तो 10 किलोमीटर दूर कोई और। हाँ बिल्कुल, बहुत कंफ्यूजन था, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। ये डेवलपर्स के लिए किसी बुरे सपने जैसा था। समझ सकता हूँ। ठीक यही समस्या थी और इसी को सुलझाने के लिए 2018 में सरकार ने PMRDA को एक विशेष नियोजन प्राधिकरण मतलब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी का दर्जा दिया। अच्छा, तो ये एक बड़ी पावर थी। बहुत बड़ी पावर। और इसी शक्ति का इस्तेमाल करके PMRDA ने ये 2018 के नियम बनाए। लक्ष्य एक ही था, पूरे पुणे महानगर क्षेत्र के लिए एक यूनिफॉर्म कोड, एक अकेली रूल बुक। तो इसका मतलब 2018 में ये नियम पुस्तिका आते ही PMRDA क्षेत्र में लागू सारे पुराने नियम कायदे एक झटके में खत्म हो गए। बिल्कुल। विनियम 1.3B में ये साफ साफ लिखा है कि इन नियमों ने उस क्षेत्र में लागू सभी मौजूदा बिल्डिंग बायलॉज और विनियमों की जगह ले ली। मकसद था मानकीकरण, स्पष्टता और पूरी प्रक्रिया को आसान बनाना। ठीक है, तो अब जब रूल बुक तैयार हो गई तो जमीनी हकीकत पर आते हैं। अगर कोई पुणे महानगर क्षेत्र में मान लीजिए अपना घर या कोई बिल्डिंग बनाना चाहता है तो उसे किस प्रक्रिया से गुजरना होगा? मुझे लगता है प्रशासन खंड का यही सबसे अहम हिस्सा है। हाँ, प्रक्रिया का पूरा सार विनियम 5 और 6 में छुपा है। सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात, क्या आप प्राधिकरण से विकास अनुमति यानी डेवलपमेंट परमिशन और प्रारंभ प्रमाण पत्र यानी कमेंसमेंट सर्टिफिकेट लिए बिना 1 इंच भी निर्माण शुरू नहीं कर सकते। और ये अनुमति मिलती कैसे है? क्या मैं एक आम नागरिक के तौर पर सीधे दफ्तर जाकर कोई फॉर्म भर सकता हूँ? नहीं, और यहीं पर प्रक्रिया थोड़ी औपचारिक हो जाती है। विनियम 6.1 कहता है कि आपको एक पंजीकृत वास्तुकार मतलब एक रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट या फिर एक लाइसेंस प्राप्त इंजीनियर के जरिए ही आवेदन करना होगा। वे आपके लिए जो तय फॉर्म है परिशिष्ट A1 या A2 वो भरकर जमा करेंगे। अच्छा, तो इसका मतलब प्रोसेस शुरू करने से पहले ही एक प्रोफेशनल को हायर करना जरूरी है। हाँ, ये छोटे डेवलपर्स या अपना घर बनाने वालों के लिए एक अतिरिक्त खर्च जैसा हो सकता है ना? हाँ, इससे आप एक बाधा के रूप में भी देख सकते हैं या फिर एक सुरक्षा कवच के रूप में। सुरक्षा कवच कैसे? देखिए, सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि जो भी निर्माण हो वो तकनीकी रूप से सही और सुरक्षित हो, और ये काम एक प्रोफेशनल ही कर सकता है। सही बात है। और आवेदन के साथ सिर्फ नक्शे नहीं जाते, कई तरह के शुल्क भी जमा करने होते हैं। शुल्क किस किस तरह के? मुख्य रूप से 3 तरह के। एक है जांच शुल्क मतलब स्क्रूटिनी फी, जो आपके दस्तावेजों की जांच के लिए है। ठीक है। दूसरा है विकास शुल्क यानी डेवलपमेंट चार्जेस, जो उस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए लिया जाता है। और तीसरा जो सबसे दिलचस्प है वो है प्रीमियम शुल्क, प्रीमियम चार्जेस। प्रीमियम शुल्क ये किस लिए?
ये अक्सर तब लिया जाता है जब कोई डेवलपर नियमों में जो सीमा है उससे कुछ अतिरिक्त निर्माण अधिकार चाहता है, जैसे कि अतिरिक्त एफएसआई। और सबसे अच्छी बात यह कि ये पैसा एक विशेष पीएमआरडीए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में जाता है। अरे वाह, मतलब वो पैसा वापस शहर के विकास में ही लगता है। हाँ बिल्कुल। तो सोचे, जब कोई बड़ा बिल्डर एक आलीशान टावर बनाने के लिए अतिरिक्त एफएसआई खरीदता है तो उस पैसे का एक हिस्सा सीधे इस फंड में जाता है और फिर इसी फंड से शायद आपके पड़ोस में एक नया पार्क बनता है या सड़क चौड़ी की जाती है। वाह, ये तो एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है जो हम सब जानते हैं, सरकारी प्रक्रियाएं और देरी। ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जी। क्या इन नियमों में इस देरी की समस्या से निपटने का कोई तरीका है? ये एक बेहतरीन सवाल है और इन नियमों का शायद सबसे क्रांतिकारी पहलू भी। अच्छा। विनियम 6.6.3 में मानित परवानगी यानी डीम्ड परमिशन का एक बहुत ही रोचक प्रावधान है। रुकिए, ये तो कमाल की बात है। डीम्ड परमिशन मतलब मान लिया गया कि अनुमति मिल गई। हाँ। मतलब अगर सरकारी दफ्तर 60 दिन तक कोई जवाब नहीं देता तो आपका काम अपने आप मंजूर हो जाएगा? ये तो सरकारी काम करने के तरीके के बिल्कुल उलट है। दबाव बनाता है। इसका उद्देश्य अधिकारियों को फाइलों पर बैठने से रोकना है। या तो वे 60 दिनों के भीतर आपके आवेदन को स्वीकार करें या किसी वैलिड कारण के साथ अस्वीकार करें। अगर वे कुछ नहीं करते तो कानून आपकी तरफ है। लेकिन क्या ये हकीकत में काम करता है? मेरा मतलब, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अधिकारी 59वें दिन कोई छोटी मोटी कमी निकालकर आवेदन वापस भेज दें और वो 60 दिन की घड़ी फिर से शुरू हो जाए? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। हाँ। ये डीम्ड परमिशन का एक संभावित दुरुपयोग है और व्यवहार में ऐसा होता भी है, लेकिन इस प्रावधान का होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। ये नागरिकों और डेवलपर्स के हाथ में एक शक्तिशाली टूल देता है ताकि वे जवाबदेही की मांग कर सकें। ये सरकार के इरादे को दिखाता है कि वो प्रक्रियाओं में तेजी लाना चाहती है। समझ गया। तो मान लीजिए कि अनुमति मिल गई, चाहे सीधे मिली हो या डीम्ड तरीके से, ये कितने समय तक वैध रहती है? तो विनियम 6.7 के अनुसार जो प्रारंभ प्रमाण पत्र है, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, वो 1 साल के लिए वैध होता है। सिर्फ 1 साल? हाँ, लेकिन इससे आप 3 बार और रिन्यू करा सकते हैं, मतलब कुल मिलाकर 4 साल तक। लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? आपको पहले साल के भीतर काम की शुरुआत करनी होगी। और काम की शुरुआत का क्या मतलब है? क्या नींव के लिए गड्ढा खोद देना काफी है? नहीं, नियम इसे बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं। एक इमारत के लिए इसका मतलब है कुर्सी स्तर यानी प्लेंथ लेवल तक का निर्माण पूरा करना। अच्छा। यह सिर्फ दिखावे के लिए काम शुरू करने से रोकता है। आपको असल में निर्माण में प्रगति दिखानी होगी। ठीक है, तो ये पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया तो समझ में आ गई, लेकिन इन दस्तावेजों में बहुत सारे तकनीकी शब्द हैं। चलिए विनियम 2.0 से कुछ ऐसे शब्दों को समझते हैं जो आम इंसान की जिंदगी पर सीधा असर डालते हैं। जरूर। सबसे पहले निर्मित क्षेत्र मतलब बिल्ट अप एरिया और कालीन क्षेत्र यानी कार्पेट एरिया। इनका क्या चक्कर है? ये हमेशा कंफ्यूजिंग होता है। ये हर घर खरीदार के लिए जानना बेहद जरूरी है। इसे बहुत सरल तरीके से समझते हैं। कालीन क्षेत्र यानी कार्पेट एरिया वो जगह है जिस पर आप सचमुच अपने घर के अंदर कालीन बिछा सकते हैं। ओके। ये आपके घर का असली रहने लायक एरिया है जिसमें आपकी अंदरूनी दीवारें भी शामिल हैं। और निर्मित क्षेत्र? जब बिल्डर निर्मित क्षेत्र या बिल्टअप एरिया की बात करता है तो उसमें वो दीवारें भी शामिल होती हैं जिनके अंदर आप रहते हैं, और बैल्कनी भी। इसलिए ये आंकड़ा हमेशा कार्पेट एरिया से ज्यादा होता है। यही वजह है कि रेरा कानून अब बिल्डरों के लिए ये जरूरी करता है कि वह फ्लैट को केवल कार्पेट एरिया के आधार पर ही बेचें। अच्छा, ताकि खरीदार को ठीक पता हो कि उसे असल में इस्तेमाल करने के लिए कितनी जगह मिल रही है। बिल्कुल, पूरी पारदर्शिता। इससे तो पारदर्शिता बहुत बढ़ जाती है। अब आपने पहले प्रीमियम शुल्क का जिक्र किया, और जब भी प्रीमियम की बात आती है तो एफएसआई शब्द जरूर सुनने को मिलता है। ये एफएसआई आखिर है क्या भला? ये हमेशा इतना विवादास्पद क्यों रहता है? एफएसआई का मतलब है फ्लोर स्पेस इंडेक्स। सरल शब्दों में ये एक अनुपात है। अनुपात? हाँ, एक अनुपात जो बताता है कि आप अपने प्लॉट के एरिया की तुलना में कितना कुल निर्माण कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 1000 वर्ग फुट का प्लॉट है और एफएसआई 1 है, तो आप कुल 1000 वर्ग फुट का निर्माण कर सकते हैं, चाहे एक मंजिल पर करें या 2 पर। सही। और अगर एफएसआई 2 है
तो आप 2000 वर्ग फुट का निर्माण कर सकते हैं। तो ये शहर के घनत्व को, डेंसिटी को नियंत्रित करने का एक तरीका है। बिल्कुल, ये तय करता है कि कोई इलाका कितना घना होगा, इमारतें कितनी ऊंची होंगी। ये विवादास्पद इसलिए होता है क्योंकि डेवलपर्स हमेशा ज्यादा एफएसआई चाहते हैं, ताकि वो ज्यादा फ्लैट बनाकर बेच सकें। हाँ, जबकि शहर के योजनाकार इसे नियंत्रित रखना चाहते हैं ताकि पानी, बिजली और सड़कों जैसी सुविधाओं पर ज्यादा बोझ ना पड़े। और दस्तावेज में प्रीमियम एफएसआई का भी उल्लेख है, जिसे डेवलपर अतिरिक्त शुल्क दे के खरीद सकता है। और यही पैसा उस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में जाता है जिसकी हमने पहले बात की थी। एक और शब्द जो मुझे दिलचस्प लगा वो है सुविधा, यानी एमेनिटी। हम सोचते हैं कि इसका मतलब पार्क या खेल का मैदान होगा, लेकिन इन नियमों में इसकी परिभाषा क्या है? विनियम 2.9 के अनुसार सुविधा की परिभाषा बहुत ही व्यापक और प्रगतिशील है। इसमें सिर्फ पार्क और खेल के मैदान ही नहीं, और क्या क्या है? बल्कि स्कूल, क्लिनिक, पुलिस स्टेशन, पुस्तकालय, कचरे के डिब्बे, योग केंद्र और यहाँ तक कि बैंक, एटीएम और बिजली सब स्टेशन भी शामिल हैं। अरे वाह! ये दिखाता है कि योजनाकार सिर्फ घर बनाने के बारे में नहीं सोच रहे, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम बनाने पर ध्यान दे रहे हैं। ये तो वाकई एक बहुत समग्र दृष्टिकोण है। तो हमने 2018 के पीएमआरडीए नियमों के प्रशासनिक ढांचे को काफी विस्तार से समझा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नहीं, हमारे पास 2020 का एक और दस्तावेज है, महाराष्ट्र के लिए एकीकृत विकास नियंत्रण और प्रोत्साहन विनियम, यानी यूडीसीपीआर। ये तस्वीर में कहाँ फिट बैठता है? यहाँ कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। 2020 का यूडीसीपीआर महाराष्ट्र सरकार की एक बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी पहल थी। अच्छा, क्या लक्ष्य था इसका? लक्ष्य था मुंबई और कुछ अन्य विशेष क्षेत्रों को छोड़कर लगभग पूरे राज्य के लिए विकास के नियमों को एक समान बनाना। एक राज्य एक नियम का सिद्धांत। तो पीएमआरडीए ने 2018 में इतनी मेहनत करके ये नियम बनाए और सिर्फ 2 साल बाद ही उन्हें पूरी तरह से बदल दिया गया? क्या ये एक तरह से पीएमआरडीए के अधिकार को कम करना नहीं था? ये एक बेहतरीन सवाल है और इसे देखने के 2 तरीके हैं। एक तरफ ये मानकीकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा और तार्किक कदम था। सरकार चाहती थी कि महाराष्ट्र में कहीं भी एक डेवलपर को नियमों के एक ही सेट से जूझना पड़े, चाहे वो पुणे में हो, नागपुर में हो या नासिक में। इससे व्यापार करने में आसानी होती है। और दूसरी तरफ इसने निश्चित रूप से पीएमआरडीए जैसी क्षेत्रीय संस्थाओं की जो स्वायत्ता थी उसको कुछ हद तक कम कर दिया, जो शायद अपने क्षेत्र की जरूरतों को बेहतर समझती थी। हाँ, कह सकते हैं। तो हाँ, यूडीसीपीआर के विनियम 1.2 के अनुसार इसके लागू होते ही 2018 के पीएमआरडीए नियम समाप्त हो गए। आज की तारीख में पुणे में भी 2020 का यूडीसीपीआर ही मुख्य दस्तावेज है। तो फिर उन लोगों का क्या हुआ जिन्हें 2018 के नियमों के तहत निर्माण की अनुमति मिल चुकी थी और उनका काम चल रहा था? क्या उन्हें सब कुछ नए नियमों के हिसाब से बदलना पड़ा? नहीं, और यही पर सिस्टम की समझदारी दिखती है। इसके लिए यूडीसीपीआर का सेविंग्स क्लॉज, जो विनियम 1.5 है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कहता है वो? ये स्पष्ट करता है कि पुराने नियमों के तहत दी गई अनुमतियां और शुरू किए गए काम पूरी तरह से वैध रहेंगे। अच्छा, मतलब उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई? इतना ही नहीं, ये क्लॉज चल रही परियोजनाओं के मालिकों को एक विकल्प भी देता है। विकल्प? कैसा विकल्प? वे या तो पुराने 2018 के नियमों के तहत अपना काम पूरा कर सकते हैं जिन्हें वे अच्छी तरह जानते हैं, या फिर वे नए 2020 के नियमों के तहत संशोधित अनुमति के लिए आवेदन कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि नए नियम उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है। अच्छा, तो ये एक तरह का स्ट्रेटेजिक बिजनेस डिसीजन बन गया। जैसे कोई बिल्डर देख सकता है कि शायद नए यूडीसीपीआर नियमों के तहत उसे 2 और मंजिलें बनाने की इजाजत मिल जाए। बिल्कुल सही। ये प्रावधान सुनिश्चित करता है कि बदलाव अचानक और विनाशकारी ना हो, बल्कि एक सहज संक्रमण हो। तो आज हमने पुणे में विकास के नियमों की एक बहुत ही फैसिनेटिंग यात्रा देखी। कैसे 2018 में एक बिखरी हुई व्यवस्था को एकजुट करने के लिए एक विस्तृत प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया, जिसमें अनुमति प्रक्रिया से लेकर प्रमुख परिभाषाओं तक सब कुछ शामिल था।